वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पूरे देश का ओपिनियन पोल, सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। अगर आज चुनाव हो जाए लोकसभा के तो नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर जाकर रुकेगी, और इंडिया गठबंधन के पूरे टेंट में अगर आप देखें तो अलग अलग पार्टियों की क्या पोजीशन रहने वाली है। नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया अपनी पार्टी को 370 का, लेकिन वो 370 दक्षिण के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और दक्षिण भारत के सर्वे पर फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, कर्नाटका में बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, 22 सीटें निकाल सकती है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में 2 सीटें उसकी सहयोगी जेडीएस को मिल सकती हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां भी बीजेपी का ग्राफ पिछली बार से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, 4 से बढ़कर 5 सीट पर बीजेपी पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश में अपनी कोई सीट बीजेपी इस बार भी शायद ना निकाल पाए, लेकिन उसका जिससे भी गठबंधन होगा दोनों ही पार्टियां जो है ठीक ठाक करती हुई दिखाई दे रही हैं। वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 2019 की तुलना में थोड़ी डाउन हो रही है 15 सीटों के साथ, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है लोकसभा चुनाव में। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को बंपर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बढ़ते हुए 10 सीटों पर पहुंच सकते हैं आज की परिस्थिति में। कांग्रेस पार्टी को कोई सीट मिलती हुई आंध्र प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है। केरल में बीजेपी इस बार कमाल कर सकती है, केरल में उसका खाता भी खुल रहा है और 3 सीटों पर जाकर बीजेपी परचम लहरा सकती है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, 15 से घटकर यूडीएफ 11 पर आ रहा है। एलडीएफ की कुछ सीटें बढ़ रही हैं, 6 सीटें लेफ्ट का जो अलायंस है वो जीत सकता है केरल में। अब बचता है 40 सीटों वाला तमिलनाडु पुडुचेरी का इलाका। 39 सीटें तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमिलनाडु में प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी के पास वहां पर एक बड़े युवा और उत्साही प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अन्नामलाई की सूरत में। क्या ऐसा ही कोई करिश्मा जो केरल में बीजेपी ने किया तमिलनाडु में भी उनकी पार्टी करने जा रही है? बिल्कुल, देखिए 39 सीटें तमिलनाडु में है, 1 सीट पुडुचेरी की है। आइए इसके नतीजे आपके सामने रखते हैं ओपिनियन पोल के। भारतीय जनता पार्टी यहां क्या कर पाती है, तो देखिए डीएमके 20, एआईएडीएमके जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन था जो टूटा, 4 सीटें वो जीत सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर 5 सीटें जीत सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो सोचकर चल रही है और जो अन्नामलाई के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदर्शन वहां बीजेपी कर रही है, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है, उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को 6 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। जो बीजेपी 5 सीटें जीत रही है उनमें से 4 सीट वो हैं कोयम्बटूर, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और वेल्लोर। ये वो 4 सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा 1 सीट और कौन सी? इतनी बड़ी बात है मीनाक्षी, लेकिन आप देखिए तमिलनाडु में बीजेपी पहली बार अपना खाता खोलेगी और 5 सीटों तक जा भी सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके से बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बन जाएगी, ये कौन सोच सकता था। कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल करीब 6 पर कांग्रेस, बीजेपी 5 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है इस बार। यानी 1 सीट पुडुचेरी की, पुडुचेरी इसमें पुडुचेरी की सीट एक है ना कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार प्रदर्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी समर्थन के, पहले भारतीय जनता पार्टी का एआईएडीएमके का गठबंधन रहता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 5 सीटें जीतने जा रही है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है वहां पर, उसके बाद कांग्रेस 6 सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 5 सीटें जीत रही है। बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत जमीन स्तर पर बेस बना लिया, मतलब अपना बेस बना लिया बिना किसी समर्थन के। 5 सीटें तमिलनाडु में जीतना, ये बताता है कि अन्नामलाई ने किस तरीके से जमीन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी एक तस्वीर उनकी बड़ी वायरल हुई थी, मुझे वो तस्वीर याद आ रही है राहुल जी की जब पार्टी की बैठक हो रही थी तो अन्नामलाई की एक तस्वीर नजर आ रही है। वो नीचे पेपर, बहुत सारे पर्चे लेकर नीचे बैठे हुए हैं जैसे कोई आम कार्यकर्ता बैठा हुआ है। देखिए उन्होंने काम भी वैसा ही किया है, एन मन एन मक्कल करके उन्होंने जो पद यात्रा निकाली, हमारी जमीन हमारे लोग जो है ये यात्रा है, उसके कारण उन्होंने लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा है। वहां पे काडर भी उस तरह से क्रिएट हुआ है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कन्याकुमारी की सीट की, कन्याकुमारी 2014 में बीजेपी जीती थी। कन्याकुमारी की सीट एक ऐसी है, रामनाथपुरम की एक ऐसी सीट है जिसपे बीजेपी अच्छा कर सकती है। मदुरई की सीट ऐसी है, मदुरई में वहाँ मीनाक्षी टेम्पल है, उसके कारण वहाँ बीजेपी का प्रभाव काफ़ी रहता है। इसके अलावा शिवगंगा की सीट है जो कि पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम जो है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा एक और मैं सीट आपको बताऊँ, थेनी की सीट एक ऐसी है, यहाँ पे एआईएडीएमके के जो पनीरसेल्वम हैं उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं। तो ये ऐसी सीटें हैं कुछ, जहां पर विरुधुनगर की भी एक ऐसी सीट है जहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी रोड्स बना सकती है, बीजेपी सच में अच्छा कर सकती है। और यहाँ पे मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ इन ज्यादातर सीटों में बीजेपी का मुकाबला सीधा डीएमके के साथ नहीं है। इस किसी भी सीट पे डीएमके के साथ सीधा मुकाबला नहीं होता है। और साथ में यहाँ पे वोट शेयर जो बीजेपी का है वो भी अगर आप पिछले चुनावों में देखोगे तो वो सब्सटेंशियल। ये भावेश बता सकते हैं जो 4 सीटें आप दे रहे हैं कन्याकुमारी जोड़ करके, इसमें किन से मुकाबले में बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कन्याकुमारी की सीट है वहां पे कांग्रेस के साथ है, उसके बाद एक जो
कोयम्बटूर की कोयम्बटूर की सीट आपने सीट है, दी वहां है। पे सीपीआई के साथ है। उसके बाद मदुरई है, वहां भी सीपीएम के साथ है। एक मदुरई में वेल्लोर- हालांकि जीत नहीं रहे। एक वेल्लोर भी जो आपने- वेल्लोर है, वहां पे भी कांग्रेस के साथ है। और एक और सीट है ये रामनाथपुरम की सीट आपने। वहां भी शायद लेफ्ट की सीटें है वो। अधिक देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, पिछले 5 साल आप जब 2019 के बाद देखें, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 49 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी विधानसभा के। वो कांग्रेस का जो बढ़त था घटते घटते जब विधानसभा चुनाव हुई थी 2021 में, तो कांग्रेस का जो ग्राफ था वो 17 सीटों पे आ गई थी। 17 या 18 विधानसभा में कांग्रेस लीड कर रही थी। उसके बाद देखिए बीजेपी वहां पे तमिलनाडु में वो हर चीजें करने की कोशिश करे जो उसको चुनाव जिता सकता है। सिंबॉलिक के तौर पे जो सेंगोल का उन्होंने स्थापित किया था, उसके बाद वहां पे जितने भी मठ के थे जो ब्राह्मणों के नहीं थे, बहुत अलग अलग जातियों का आते थे। उसके बाद देखिए एक प्रशासन लेवल पे भी बीजेपी वहां पे ऐसा नहीं है कि चुप बैठी है। जो रवि जो वहां के जो गवर्नर है, उनका कैडर वो काम मूल रूप से बिहार से आते हैं। लगभग 10 ऐसी सीटें तमिलनाडु में जहां पे यूपी और बिहार के वोटर, जो खासकर हिंदी भाषी वोटर जिसको कहते हैं, वो अच्छा खासा प्रभाव रखती है। जिसमें कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, चेन्नई की 2 सीटें हैं। इन सीटों पे जो हिंदी भाषी अच्छा, आपने जो सेंगोल की बात की, क्या हिंदू वोटर और जो हमने देखा था अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की एक लहर जो है वो दक्षिण में भी दिखाई दे रही थी, विजय जी, वो भी इफेक्ट दिखाई देगा? पार्शियली वो भी दिखाई देगा, लेकिन 3 फैक्टर है वहां पर। एक तो अन्ना मलाई जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जिसे मैं ट्रिगर पॉइंट या ड्राइविंग सीट जिसके लिए तेलंगाना में कह रहा था, वो वहां पर एक बड़ी स्ट्रेंथ है, तमिलनाडु में बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, जो सनातन का मुद्दा आया, तो वहां पर जो सनातन के मुद्दे से नाराज एक बहुत बड़ा तबका है, जो उदयनिधि का जो सारा मुद्दा रहा, डीएमके का जो मुद्दा रहा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। तीसरी बात समझनी चाहिए हमें कि डीएमके एआईडीएमके को देखते हैं हम, वहां पर समझते हैं कि एंटी हिंदू स्टेट है। ऐसा नहीं है। तमिलनाडु हिंदुस्तान का वो स्टेट है जहां पर सबसे बड़े मंदिर सबसे ज्यादा तादाद में। तो भारतीय जनता पार्टी उस पर फोकस कर रही है, और मुझे लगता है दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा मेहनत, ये बात, लेकिन सर ये पैराडॉक्स भी है अपने आप, जैसा आपने बताया, सबसे बड़े मंदिर, सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। एक गॉड फियरिंग जनता भी है, लेकिन वोट सारा लोगों को लगता है कि जैसे वहां पर इन एथीस्ट पार्टियों के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा वोट है। और जैसे चेन्नई में, विजय जी एक बार, जैसे चेन्नई में आपने जिक्र, मतलब मद्रास का और वहां तमिलनाडु का जिक्र किया कि बिहारी वो हैं उत्तर प्रदेश के। चेन्नई में एक पूरा का पूरा इलाका मारवाड़ी पेट, तो वहां पर राजस्थान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर है। और मैं पूरा तमिलनाडु घूमा हूं, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर हिंदी भाषी लोग नहीं हों। कोई शहर नहीं है। जो हम यहाँ दिल्ली बैठकर समझते हैं कि पूरा एंटी हिंदी स्टेट है, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तरह से होता है। लेकिन एक भी जगह नहीं देखी मैंने रामेश्वरम तक पहुंचते पहुंचते कि जहां पर हिंदी भाषी लोग आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये बात भावेश आप भी समझाइए। जो स्टालिन ने बयान दिया, जिसका जिक्र विजय जी कर रहे हैं, उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई, क्या उसका नुकसान यहाँ पर डीएमके को होता हुआ नजर आ रहा है? वो लहर ग्राउंड में प्रचारित हो पाई क्या? देखिए, पूरे सीट टैली को देखें तो डीएमके को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। जो ज्यादा नुकसान वो कांग्रेस का है, जो सीटें बीजेपी में ज्यादातर कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी का जो सीटें कन्वर्ट हो रही है। जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा था, जो विजय जी कह रहे थे, उसका एक एक्सटेंशन कहता है। देखिए 2011 और 2014 का आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए एआईडीएमके का, उस मैनिफेस्टो में बीजेपी लिख दीजिए, आपको लगेगा ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। तो ये मानना कि वहां पे धर्म, जो हिंदू धर्म को लेके वहां पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, वो एक मुद्दा नहीं बन सकता, वो बहुत मिथ है। वहां पे जयललिता का जो पूरा कैंपेन होता था, वो पूरी तरह बीजेपी के लाइन पे होता था। और जयललिता बार बार, देखिए 2011 में तो चुनाव दोबारा जीत के आ गई थी। वो तमिलनाडु में अक्सर जनरली होता था कि ये सरकारें रिपीट ऑल्टरनेट होता था, लेकिन 2011 में उन्होंने उस मैनिफेस्टो उस तरह के बाद भी वो सरकार रिपीट की थी। तो ये मानना कि वहां पे एंटी हिंदू सेंटीमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे बीजेपी को लोग पसंद, देखिए बीजेपी वहां पे क्यों सक्सेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो सोशल इक्वेशन है वहां पे बीजेपी उसमें फिट नहीं बैठती थी। आज के डेट में बीजेपी वहां पे पिछले 4-5 साल बहुत मेहनत की है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, थेवर कम्युनिटी, उसमें बीजेपी ने अपना अच्छा खासा पहुंच बनाया। जो गोंडर कम्युनिटी, जिससे अन्ना मलाई आता है, वही वोट बैंक है एआईडीएमके का, उसमें बीजेपी ने अच्छा खासा अपना पैठ बनाया। लेकिन अगर आपका सर्वे तमिलनाडु में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, तो ये तो उनके लिए आसमान में सुराख करने जैसा ही है कि तमिलनाडु में भी उनको सीटें आएंगी, और वो भी 5 सीटें इस बार के चुनाव में दिखाई बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि तमिलनाडु में एक सब नेशनलिज्म, रीजनलिज्म की जो पूरा प्रभाव है ना, उसका एक बड़ा असर है। इसलिए नेशनल पार्टी की वहां पर एंट्री बहुत मुश्किल होती है।